नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल मिनी मॉक मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया है तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस मॉक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है कि कैसे आप लोग के एग्ज़ाम में कम टाइम में कम टाइम में 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसी अप्रोच के साथ इसमें 35 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अगर आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखते हैं तो ये गारंटी मेरी कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। जैसे 1200 तो 12 गुणे 100 इसको लिख सकते हैं। तो इसमें ना तो 100 12 47 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 12, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं, 25 के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। कट रहा 25 है तो लिखते हैं 25 गुणे 25 चौको 100 और कितना बचा, 2 बचा, 25 के 25। ना तो एक कट रहा ना तो एक कट रहा, यानी कि ऑप्शन 20 करेक्ट। इसको किस फैक्टर में लिख सकते हैं, कुछ नहीं समझ में, दो के फैक्टर में लिखो। 2 गुणे 2 पंची 10 और 2 एक के 2 2 सत्तर 14। ये तो कट नहीं रहा, ये कट रहा क्या, 47 के 47 कितना बचा, 4। हाँ ये कट रहा, 47 के 47 और कितना बचा, 4 बचा, 47 के 47 यानी कि 11। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देख सकते हैं, हालांकि आप लोग इसको भी। 50 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाएं। तो 50 से 80 के बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79। तो क्या करना है, इनका योग निकालना। तो इनको ये ऐड करेंगे तो 9 3 12 1 13 13 7 20 21 21 9 30 3 33, 33 का 3 कैरी कितना, 3 + 3। तो ऑप्शन से जाना चाहे तो लास्ट अंक 3 किसमें है, सिर्फ ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न आप लोग पूरा ऐड कर लेना। यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय में उस हिस्से का दशमलव रूप व्यक्त करें। लड़कों की संख्या निहित, इसमें लड़कों की संख्या निहित मतलब लड़कों की संख्याओं का दशमलव में व्यक्त करना, यानी 58 लड़के टोटल कितने में, 100 में। तो इसको अनुपात में लिखेंगे कितना है, 2 अंक पहले 0, यानी 0.58 आंसर, 0.58 आंसर। अगला प्रश्न सिंप्लीफाई करना इसको, ठीक है नहीं, देखते हैं। 3 + 1/1 + 1/, 4 दूनी 8 9, 9/4, 4 ऊपर जाएगा कितना, 3 + 1/1 + 4/9 कितना, 9 के 9, 4 13/9, फिर 9 ऊपर जाएगा, नहीं 3 + 9/13, 13 3 39, 9 40 8 48/13 आंसर कितना, 48/13 आंसर। अगला प्रश्न 36 और 144 की मासा के आधे का अनुपात, सॉरी आधे का मान ज्ञात करेंगे। मासा एचसीएफ का आधा की वैल्यू निकालनी है, यानी 36 और 144 के एचसीएफ का आधा। एचसीएफ मतलब वह बड़ा से बड़ा नंबर जो 36 और 144 दोनों को डिवाइड कर दे। तो इसका डबल करेंगे, एचसीएफ इसका कितना 288। तो इसमें ये तो एकदम सही गलत, ठीक है नहीं, बिकॉज इसका डबल यानी कि एचसीएफ कितना 288 इसके हिसाब से। तो 288 से 36 कट, यानी कि ऑप्शन गलत। 18 देखते इसका डबल एचसीएफ कितना, यानी कि 36 के हिसाब से एचसीएफ कितना 36, एक कटा 36 के 36 और 36 जो कुछ 4 बार, यानी कि ये ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि इसका एचसीएफ कितना होगा 36, और 36 के 36, 36 चौक 44, एचसीएफ कितना होगा 36, तो इसका आधे का मान 36 का आधा 18, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ऑप्शन एकदम से गलत, क्योंकि समझ सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यानी कि एक स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अंक 100, यानी प्रत्येक पेपर जो है 100 अंक का है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। अंकों का प्रतिशत क्या होता है, अंकों का प्रतिशत क्या, टोटल नंबर ऊपर कितने नंबर गेन किए, ठीक है नहीं। तो टोटल नंबर कितने, टोटल पेपर कितने, 6 पेपर थे, प्रत्येक पेपर 100, टोटल पेपर कितने का 600, टोटल पेपर कितने अंक में 600, उसने प्राप्त करने की 470। तो इसका परसेंट निकालना है, यानी कि 100 पे इसकी वैल्यू निकालनी। 0 से 0 गया, 600 पे, तो 0 से 0 गया, काटेंगे 6 सत्ते 42, कितना बचा 5 बचा, यानी 85 8 78 पॉइंट 2 बचा 6 3 18 28.3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ए है और बी है। इनकी हाइट क्या, 25% का, यानी कि फ्रैक्शन 1/4 है। फ्रैक्शन नहीं जाते तो 25/100 इसको लिख सकते हैं। काटेंगे 25 से 25, 25 चौको, यानी फ्रैक्शन कितने का 1/4। क्या मतलब है, एक की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, यानी कि एक अगर बी की 4 है तो एक की उसमें 3 कम है, यानी कि एक कम है। बी की अगर 4 तो 4 तो एक कम कितने 3 है, निकालना क्या है। तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, एक कितनी अधिक है, एक अधिक है। क्या लेंगे, बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो एक अधिक है, किस पे अधिक है, 3 पे अधिक है। एक अधिक किस पे अधिक है, 3 पे अधिक है। तो 100 पे कितना, तो कितना 33 सही 1/3, इसके लगभग में निकालेंगे कि 33% आंसर। अगला प्रश्न,
एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है, तो वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है। उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या लिखा है? ये एक कमीज को 960 में बेचता है और एक स्वेटर को 840। टोटल टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 960 में कमीज बेचता है और 840 में स्वेटर बेचता है। टोटल एसपी कितना? 0 6 4 10 8 9 8 7 1 18 यानी कि 1800। टोटल एसपी कितना आ गया? 1800। टोटल सीपी निकाल लेंगे। ये कमीज को 4% की हानि में बेच रहा है, यानी कि 96% पर बेचता होगा। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है तो उसमें 4% कम में बेचते, 96 में बेचता होगा। 96 960 में बेचता किसकी वैल्यू? 96 की। तो उसका सीपी यानी कि 100 की वैल्यू निकालेंगे। कमीज का सीपी कितना आ गया? 10 यानी कि 1000। कमीज का सीपी कितना आ गया? 1000। कमीज का सीपी कितना आ गया? 1000। तो और स्वेटर का नहीं, इसको 20% का लाभ पे बेचते, यानी कि 120 पे बेचता है। कोई चीज़ अपने आप में 100% तो 20% का लाभ यानी 120 में बेचता है। बेच कितना में? 840 में। 840 में बेच रहा है। इसकी वैल्यू 120 की। तो हम उसका सीपी यानी कि 100 की वैल्यू निकालेंगे। जीरो से जीरो का है 12, सीपी आ गया। दोनों का सीपी कितना हो गया? 1700 यानी कि 1700। टोटल सीपी कितना आ गया? 1700। तो सीपी इतना, एसपी इतना, प्रॉफिट कितना हो? +100 यानी +100। प्रॉफिट कितना हो? 100 का प्रॉफिट। अगला प्रश्न। 3 5 में प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5 और 7 5.6 हो जाए? तो 3:5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसका अनुपात 5:6 हो जाए? तो ऑप्शन से जाता है। पहला ऑप्शन लेते हैं 7। अगर इसमें 7 ऐड किया जाए दोनों में कितना हो जाएगा? तो 7 3 10 हो जाएगा और ये 7 5 12। तो इसका रेशियो कितना? 5 और इसका 6। 2 पंची 2 6 12 यानी कि 5:5 यानी पहला ऑप्शन ही सही। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न। 4800 की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आदित्य का हिस्सा। ठीक है नहीं, आदित्य, अनिल और आदित्य 11:13। ठीक है नहीं, बिकॉज निकालना कि आदित्य का हिस्सा नहीं, कि वो जो भी ऑप्शन है वो 13 का मल्टीपल होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल हिस्सा कितना? 11 13 24, यानी कि 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हमें दी है? 48,000। कितनी? 48,000। निकालना क्या है? आदित्य का हिस्सा यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट को निकाले, 24 दूना 48, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 24 दूना 48, 2000। निकालना कि आदित्य यानी कि 13 यूनिट के लिए, 13 यूनिट के लिए 1 की 2013 के 13 26,000 आंसर। अगला प्रश्न। ए बी का 2 गुना बी डी का आधा है, डी सी का 3 गुना, तो ए डी का कितना गुना है? ए बी सी एंड डी। ए बी का 2 गुना, ए जो है बी से 2 गुना, अगर बी 1 है तो ए कितना? 2 गुना यानी कि 2। बी डी का आधा है, बी जो है डी का आधा। अगर डी 2 है तो ए, सॉरी बी जो है डी का आधा, अगर 2 है तो बी 1 यानी कि तभी तो आधा होगा। 2 का 1/2 1 यानी कि डी का आधा बी है। निकालना क्या? ए डी का कितने गुना है? तो सी से कोई रिलेशन की हमें आवश्यकता नहीं है। डी सी का कितना भी गुना हो उससे कोई हमें मतलब नहीं। निकालना क्या? ए डी का कितना गुना है? ए और डी का कितना, ए जो है डी का कितना गुना है? 2 ए है, 2 ए कितने गुना? 1 गुना। 2 1 के 2 यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। वे दोनों मिलकर एक टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए 4 घंटे में और पाइप बी 16 घंटे में भर सकते हैं। इनका एलसीएम नहीं, टोटल इफिशियंसी टैंकी की निकाल लेंगे। 16 और 4 का एलसीएम कितना है? 16। इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? यानी कि ए 4 4 16, एक दिन में, सॉरी 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर सकता है। 16 के 16 यानी कि बी एक घंटे में 1 यूनिट काम करता है। दोनों मिलेंगे तो ए प्लस बी 1 घंटे में, ए 4 करता है, बी 1 करता है, दोनों मिलेंगे 1 घंटे में 5 करेंगे। टोटल काम कितना? 16। 1 घंटे में कितना करते हैं? 5। तो 16 कम 16/5 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? ये सही निकालना है। किस पे? प्रिंसिपल कितना? 4600 इंटू रेट कितनी? 5%। टाइम कितना? सॉरी टाइम कितना? 5 वर्ष। रेट कितनी? 4.5%/100। 0 0 0 0। ठीक है नहीं, 5 25 25, 5 छक्का 30। सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं। 5 दूनी 10, 2 बचा, 23 दूना 46, कितना? 23 गुणे 45। 45 को 40 + 5 लिख सकते हैं। 5 से बताएंगे लास्ट तक 5 होगा। ऑप्शन ए एकदम से गलत। सॉल्व करते हैं। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 1, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 960 प्लस 5 3 15, 5 दूनी 10 11, 5 2 1 3 और 9 1 10 यानी कि 1035। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 उधार लिए। 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा? भुगतान करना होगा मतलब अमाउंट, जितना उधार लिया प्रिंसिपल प्लस जितना एसआई सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है उतना भुगतान करना होगा। प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी कि अमाउंट उसको भुगतान करना होगा। तो एसआई निकाल लेते हैं, जितना ब्याज उस पर बन रहा है, यानी 24,000 प्रिंसिपल गुणे रेट 9% गुणे टाइम कितना? 3 साल/100। जीरो से जीरो, सॉरी 24,000 3 जीरो, जीरो से जीरो 200। सोल्व करेंगे 3 से गुणे 300 3 चौक 12 का 2,
तीन दूनी छः नहीं 720 गुणे 9 कितना आ जाएगा 999 9 दूनी 18 9 63 64 नहीं 6480। तो अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल कितना था 24,000। ऐसा ही कितना 6480 ऐड करेंगे 0 8 4 6 4 10 2 और एक 3 30,480 उसको भुगतान करना होगा 30,480 उसको भुगतान करना होगा। अगला प्रश्न लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8। लीला और उसकी मदर यानी कि एम का अनुपात 3:8 है। जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी। उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी कि जब लीला का जन्म हुआ उसकी माँ 25 साल थी यानी कि उसकी माँ हमेशा उससे 25 साल बड़ी रहेंगी क्योंकि वो 25 साल की थी तब इसका जन्म कि 0 साल की थी। ये 25 साल की नहीं कि हमेशा से 0 साल बड़ी रही होंगी या रहेंगी 25 साल बड़ी रहेंगी। तो यहाँ इसके हिसाब से कितना बड़ी हैं 3 और 8 यानी 5। इसके हिसाब से कितना बड़ी 5 निकालना कि उसकी माँ वर्तमान में उसकी आयु ज्ञात की कितनी आयु उसकी 8 है यानी 8 यूनिट की वैल्यू निकालना ठीक है नहीं 5 यूनिट की वैल्यू दी है कितना 25 वर्ष कितना बड़ी इसके अकॉर्डिंग 25 बड़ी रियल में कितना बड़ी 25 साल इसके अकॉर्डिंग 5 यूनिट बड़ी 5 यूनिट बड़ी और रियल में 25 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 × 25 निकालना कि वर्तमान है जो कि हमें दी 3:8 यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू 8 × 5 यानी कि 8×5 40। माता जी की आयु कितनी होगी 40 वर्ष आंसर। अगला प्रश्न एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है उसे 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यानी कि 60 मिनट में 60 मिनट में 35 किलोमीटर 105 किलोमीटर की दूरी तय कितना समय लगे 35 किलोमीटर 60 मिनट में। इसका मल्टीपल क्या है कि नहीं 35 × 3 यानी 35 × 3 3 इधर 3 इधर 3 × 8 यानी कि 180 मिनट में 35 थे 105 यानी कि 105 किलोमीटर 180 मिनट में चलेगी 180 मिनट में चल लेगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे देखें फॉर्मूले से 60 मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 60 मिनट बोले तो 1 घंटे में ही चली गई दूरी उसकी स्पीड होती है यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 घंटे प्रति घंटे 35 किलोमीटर चलती है। स्पीड कितनी होगी रेलगाड़ी की 35 किलोमीटर प्रति घंटे तो चलना कितना 105 मिनट टाइम कितना हो जाए डिस्टेंस कितनी चलनी 105 किलोमीटर स्पीड कितनी 35 3 यानी कि 3 घंटे इसको मिनट में चेंज करेंगे गुणे 60 यानी 3 × 18 180 मिनट। अगला प्रश्न एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले बोले तो नाव को 8 घंटे लगता है जबकि नीचे की ओर आने में समान दूरी तय करने 5 घंटे का समय लगता है। स्थिर पानी में खोने वाले की नाव की चाल क्या है। ऊपर जाता है यानी कि धारा के विपरीत जाता है तो उसको 8 घंटे लग जाते हैं कि ज़्यादा समय लगता है। जब धारा की दिशा में आता है तो 5 घंटे कम समय लगता है ठीक है नहीं। तो स्थिर जल में खाने वाला यानी कि नाव की गति क्या है तो चाल क्या तो चाल बराबर दूरी बटे टाइम। जब उसकी ऊपर की ओर जा रहे थे यानी कि उसके विपरीत दिशा में मान लेते हैं नाव की चाल n है और धारा की चाल d है -d उसके विपरीत यानी कि माइनस चाल बराबर दूरी कितनी 60 किलोमीटर दूरी कितनी 60 किलोमीटर टाइम कितना 8 घंटे सोल्व करेंगे 8×5 40 8 7 56 कितना 4 8 चौक 32 60 5 40 यानी कि 7.5 ठीक है नहीं आर ठीक है नहीं 7.5 घंटे और उसकी दिशा में n प्लस धारा के n+d इसकी दिशा में इक्वल टू कितनी दूरी टोटल दूरी वही सेम डिस्टेंस यानी कि 60 किलोमीटर कितने टाइम में 5 यानी 12 कितना 12 घंटे निकालना क्या खेने वाले यानी कि नाव की चाल बोले तो n हमें n की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम करेंगे 8 दोनों को इक्वेशन इसको 1 मान लो इसको 2 8 करेंगे तो d से d का कितना 2n n 2n इज इक्वल टू इसको 8 करेंगे 12 7 19.5 सोल्व करेंगे n इधर 2 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 19.5 बटे 2 2 9 18 ठीक है ना कितना बचा 1 बचा 2 7 14 नहीं 9.7 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाव की चाल कितनी आ गई यानी कि खेने वाला की चाल कितनी है 9.7 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर भुजा बोले तो साइड का स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी जी 49 √3 यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 भुजा बोले तो साइड का स्क्वायर सोल्व करेंगे √3 से √3 साफ 49 × 4 इक्वल टू एस यानी साइड का स्क्वायर निकालना है कि उसकी भुजा की लंबाई बोले तो साइड निकाल तो दोनों तरफ रूट करने पर रूट से स्क्वायर गया ठीक है यानी एस यानी साइड 7 × 2 50 इसके 7 का 2 4 का 2 तो इसकी वैल्यू कितनी है 7 × 2 बोले तो 14 आंसर। अगला प्रश्न 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 4:7 के अनुपात में हैं। इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर हम ऑप्शन से जानना चाहें बिना इसको सोल्व किए इसका क्षेत्रफल की भुजाएं कितनी है मान लो 4 और 7 है तो इसका जो भी क्षेत्रफल होता आयत का क्षेत्रफल क्या था भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 7 चौक 28 यानी जो भी होगा वो 28 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में कौन कौन से मल्टीपल है 28 में अच्छा पानी ऑप्शन ए हो सकता है 28 से
112 ये भी हो सकता है, ये भी दोनों हो नहीं सकते। अगर टिप्पा भी लगाना चाहें तो ऑप्शन 2 यानी कि ए और सी में से लगा सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। ये कोई क्या है, वृत्त है, और ये कोई आयत। वृत्त की त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। जिससे एक आयत बनाया जाता है, जिससे एक आयत बनाया जाता है। आयत बनाने का मतलब जो भी इसकी, ये तार है समझ लो, तार की लंबाई क्या होगी, ये तार की लंबाई बोले तो इसका परिमाप, तार की लंबाई बोले तो इसका परिमाप, इसके परिमाप से आयत का निर्माण किया जाता है। यानी कि इसका परिमाप तो आयत का परिमाप बराबर है, यानी कि आयत का परिमाप बोले तो सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि इसका परिमाप आपस में बराबर होगा। इसका परिमाप बराबर, बिकॉज सर्कल से ही आयत बनाया जा रहा है। तो करते हैं इक्वल। इसका परिमाप क्या था, 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और त्रिज्या कितनी थी, 7। तो इसका परिमाप मान लेते हैं, इसकी एक भुजा 4x है, आपको समझाने की, दूसरी भुजा 7x है, तो इसका परिमाप का 2 इंटू, मान लेते हैं 7x है, और चौड़ाई क्या है, 4x है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ कितनी 7x प्लस ब्रीथ कितनी 4x। तो सॉल्व करेंगे, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, यानी कि 22 इज इक्वल टू 7 या 11 एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2। निकालना क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या था, इसकी भुजाएं कितनी, 4x और 7x। इसको इसके अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आयत एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया कितनी होगी, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी 7 चौक 28, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू 2 इंटू 2 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 4 इंटू 28। सोल्व करेंगे, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 8 3 11, यानी कि 112। कितना, 112 आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि 112 आंसर, 112 आंसर। अगला प्रश्न, 40 मीटर गुणे 24 मीटर माप के एक कमरे में फर्श को बिछाने के लिए 6 मीटर 4 गुणे 4 मीटर कितने कालीनी की आवश्यकता होगी। ये कोई कमरा है तो कालीनी बिछाई जाए तो उसके तल में, यानी कि ज़मीन पे बिछाई जाएंगी। ये कमरा है तो कोई आयत के रूप का होगा, ठीक है, आयत के रूप का होगा, क्योंकि इसकी साइज डिफरेंस है, यानी कि लेंथ और ब्रीथ। मान लेते आयत के रूप का कमरा होगा, जिसकी लंबाई जो है 40 है, 40 है, और चौड़ाई कितनी है, 24 है। ये कमरा हो गया आयत के रूप का, जिसकी ज़मीन पर हमें कालीन बिछानी है, ठीक है नहीं। तो इसकी एरिया कितनी है, टोटल एरिया जिसमें कालीन हम बिछा सकते हैं, 24 गुणे 40, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 960। इसकी एरिया कितनी हो जाए कमरे की, 960। और कालीन बिछाया जा रहा है, कालीन भी आयताकार होगा, क्योंकि इसकी भुजाएं डिफरेंट हैं। अगर सेम होती तो वो, ठीक है नहीं, वर्ग के रूप का होता। तो यानी कि अगर लंबाई 6 है तो चौड़ाई 4 है, तो इसको अगर कवर करना है तो अगर मान लेते 6 4 का एक एरिया, ये कवर के एक कवर के, यानी कि जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को पूरा कवर करना चाहिए। तो ऐसे कितनी कालीनी लाए जाए जिससे इसका पूरा क्षेत्रफल कवर कर जाए, यानी कि एक कालीन का क्षेत्रफल 6 को 24, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ 24, टोटल क्षेत्रफल 960, यानी कि 960/24, यानी कि एक कालीन का क्षेत्रफल 24, टोटल कमरे का क्षेत्रफल 960, यानी टोटल कितनी कालीन लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 24 से काटेंगे, 6 से काट लें, 6 चौको 24, 6 के 6 6 9 सॉरी 6 36, 160, 4 चौक 16, यानी कि 40 कालीनी की आवश्यकता होगी, जो कि इस कमरे को पूरी तरह ढक सकें। अगला प्रश्न, यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 8, देन a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान ज्ञात करें। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर a दिया है तो देन अगर निकालना x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना, तो ये क्या होता है, a क्यूब, यानी कि इसका क्यूब -3a, यानी कि इसकी वैल्यू दी है तो इसकी वैल्यू निकाली, यानी कि a क्यूब यहाँ पे कितना, a प्लस 1/a क्यूब क्या हो जाएगा, जो दिया इसका क्यूब 8 का क्यूब 512 -3a, यानी कि 8 3 24 -24। सोल्व करेंगे, 12 में से 4 गए 8, यानी लास्ट अंक 8, ऑप्शन 20 करेक्ट। पूरा सोल्व कर ले तो कितना है, 488 आंसर। अगला प्रश्न, सेक 30 प्लस कॉस 30 का मान ज्ञात करें। सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। कॉस 30 क्या होता है, √3/2, √3/2। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी कि 2/√3, 2/√3। सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 दूनी 4 प्लस √3 3 अपॉन 2√3, कितना चाहते हैं, 7/2√3। ऐसे तो आपको कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे, इसके हर से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/2√3 इंटू ऊपर भी 2√3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2√3 से मल्टीप्लाई। सोल्व करेंगे, इधर देखते हैं कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 √3 बटे नीचे कितना आएगा, 2 दूनी 4, √3 गुणे √3 3, यानी 4 दूनी 8, कितना आएगा 8। सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4 सॉरी 2 दूनी 4 थे 12, कितना आएगा नीचे 12, 2 दूनी 4 √3 यानी 4 गुणे 3, कितना 4 थे 12। सोल्व करेंगे, 2 7 14, 2 6 7, 7 √3/6, 7 √3/6, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है। आई थिंक आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अगला प्रश्न,
का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक मतलब वह कौन सा डेटा है जो ज़्यादा बार यूज हुआ है। जैसे इसमें कौन सा डेटा, 2 एक बार, नहीं 4 एक बार 2 बार, 4 2 बार, 5 कितनी बार, 1 2 3, 5 कितनी बार, 5 3 बार, 6 एक बार, 3 एक बार, 1, यानी कि बहुलक क्या हो जाएगा 5। आंसर। अगला प्रश्न, 36 53 50 43 57 50 40 35 39 34 का समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, यानी टोटल डेटा कितने हैं इनका सम करते हैं। थोड़ी चतुराई से करेंगे। 4 9 13, 13 5 18, 18 7 25, 25 3 28, 28 3 29 30 31 31 37, 37 का 4 कैरी कितना +3। अब रुकना चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं। ऐसा कोई नंबर आए जिसके लास्ट में 7 होगा। टोटल डेटा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने डेटा कितने 10। अगर लास्ट में 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी 10 दो कंडीशन है। लास्ट में 7 है, पूरी तरह तो डिवाइड होगा नहीं। अगर 10 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए था, 0 होना चाहिए, जो कि इसमें है नहीं। पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, यानी कि लास्ट में एक अंक पहले पॉइंट आने की संभावना और लास्ट में 7 आने की संभावना है। अगर ऑप्शन में है तो हम लगा सकते हैं उसको आसानी से। ठीक है, अगर नहीं समझ में है तो उसको पूरा ऐड करते हैं। कितना करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 3 3 6 3 9 4 13, 13 5 18, 18 5 30, 30 4 27, 27 5 32, 32 5 37, 37 3 40 और 3 43, यानी 437/10 डिवाइड करेंगे, यानी 43.7 आंसर। अगला प्रश्न, यदि 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के सदैव एक साथ खड़े होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अच्छा भाई, देखते हैं। अगर 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं तो इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी साथ खड़े होने की, टोटल सेट कितने बनेंगे, यानी कि 9। तो क्या होती है n-1 फैक्टोरियल, यानी टोटल सेट बनने की प्रायिकता, यानी कि n कितना दिया 9, यानी 9 - 1, यानी कि 8 फैक्टोरियल। टोटल सेट कितने बनेंगे 8 फैक्टोरियल, टोटल सेट 8 फैक्टोरियल, जिसे इतने 8 फैक्टोरियल तरीके बनेंगे जिससे हम 9 छात्रों को एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े कर सकते हैं। 8 फैक्टोरियल बनेंगे जिससे हम 9 छात्रों को एक वृत्ताकार मैदान पर मार्ग पर खड़े कर सकते हैं। उनमें से कंडीशन के, उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के एक साथ खड़े होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 छात्रों को अगर एक साथ खड़ा किया जा रहा है, टोटल छात्र कितने 9, टोटल छात्र कितने 9, 2 को अगर अलग किया जाता है, 7 + 2, ये 2 तो हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन इनको 7 प्लस इसको 1 यूनिट मान सकते हैं। 2 तो कितने बने 8, टोटल छात्र कितने 8। ठीक है नहीं, तो यानी कि 2 स्टूडेंट के साथ खड़े होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, यानी कि 9 सॉरी 8 फैक्टोरियल। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी 8, उसमें 2 छात्रों को साथ खड़े होने की, यानी कि n की वैल्यू कितनी 8, तो इसकी कितनी n-1, यानी कि 8 - 1, यानी कि 7 फैक्टोरियल। 2 स्टूडेंट के साथ खड़े होने की प्रायिकता कितनी 7 फैक्टोरियल। और दूसरी कंडीशन, 2 छात्र साथ में खड़े हो रहे हैं, मतलब कभी ए आगे कभी ए आगे, ए भी आगे हो सकता है और ए भी आगे हो सकता है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 तरीके से ये 2 छात्र भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है नहीं, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी 8, टोटल लिखते हैं नीचे 8 फैक्टोरियल, और 2 छात्रों के साथ खड़े होने की प्रायिकता 7, 7 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल ए, यानी कि 2 छात्र कोई आगे खड़ा हो सकता है कोई पीछे भी। इनकी 2 कंडीशन बताते, कोई आगे या कोई पीछे, यानी कि 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, 1 मिनट सॉल्व करते हैं, यानी कि 7 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करना जानते हैं, 8 गुणे 7 फैक्टोरियल, यानी कि 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल गया, ऊपर बचा 2, इसको कहते हैं 2 गुणे 1, और यहाँ पे 8 सॉल्व करें, 2 चौको 8, यानी कि 1/4 प्रायिकता कितनी है 1/4 प्रायिकता कितनी 1/4। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, उम्मीद है आप लोग जानते हो। जैसे 8 फैक्टोरियल लिखा तो उसको 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 1, या अगर रोकना चाहिए 8 गुणे 6 फैक्टोरियल, अगर आगे रोकना चाहिए 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल, जहाँ पे रोकना चाहिए वहाँ पे रोक सकते हैं। जैसे कि आया था प्रोबेबिलिटी निकालने, टोटल प्रायिकता कितनी थी 8 फैक्टोरियल, ऊपर 2 स्टूडेंट के साथ खड़े होने की प्रायिकता कितनी थी 7, और 2 के पास खड़े आगे पीछे करेंगे 2, प्रायिकता अलग से बने गुणे 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे तो 1/4 आंसर। अगला प्रश्न, दिए गए आंकड़ों के आधार पर चारों शहरों को मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत दशमलव तक पूर्णांकित है, यानी प्रतिशत निकालना है किसका, शिक्षितों का प्रतिशत निकालना है। तो इसका प्रतिशत क्या होगा, टोटल शिक्षित मतलब एजुकेटर, टोटल एजुकेटेड कितने, टोटल एजुकेटेड पॉइंट टोटल पॉपुलेशन गुणे 100, तो टोटल एजुकेटेड निकाल लेते हैं, यानी कि शिक्षित 150, यानी 350, 400 यानी 430, कितने टोटल एजुकेटेड कितने 430, टोटल पॉपुलेशन में कितने में 200 300 400, 2 3 4 3 2 5 6, 770 गुणे 100, सॉल्व करके 0 से 0 बचा कितना 4300/77, सॉल्व करते हैं 4300 गुणे 77, 77 1 सॉरी 7 बचे 35, यानी 5 बार के करीब जाए, 5 7 35, 5 7 35 और 5 38, सॉरी 3 38, 5 बचा कैरी लिए 13 में से 8 गए, 8 5 13, 5 बचा, ठीक है ना 0, कितनी बार जाएगा, सॉरी यहाँ पे कैरी लिए थे 12 12 में से 8 गए 4 बचे, कितना 450,
फिर से 5 बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38। कैरी लिए 10 में से 5 गए 5, यानी 14 में से 8 गए 6, यानी 65 पॉइंट लगाएं, जीरो बढ़ाएं। कितनी बार जाएगा? 7, 8 बार जाएगा, यानी 55.8, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 5 61। ठीक है, नहीं 55.8 आंसर, 55.5 आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दिए गए लाइन ग्राफ वर्ष 1994 से 2000 के दौरान विभिन्न वर्षों के उत्तीर्ण यानी पास उम्मीदवारों को प्रतिशत दर्शाएगा। नहीं प्रतिशत है, यानी 35%, 94, 60%, 1995, 50%, 1996 में। ठीक है, नहीं निकालना क्या? यदि 1994 में उत्तीर्ण यानी पास हुए उम्मीदवारों की संख्या 35,490 तो वर्ष में परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, यानी 1994 कितने प्रतिशत लोग पास हुए? पास कितने हैं इन 1994 पास कितने में? 35%। कोई एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट अपने आप में 100% लोग करते हैं, पार्टिसिपेट अपने आप में 100% लोग करते हैं, उसमें से कितने पास हुए? 35%। मान लेते हैं 1994 100% लोगों ने पार्टिसिपेट के, पास कितने? 35% लोगों ने, जिसकी वैल्यू में दी है। पास उम्मीदवारों के 35,490, तो 35,490 जिसकी वैल्यू 35%, 35 की वैल्यू निकालने की, कुल उम्मीदवार मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। टोटल अपीयर स्टूडेंट कितने? 100। अपीयर स्टूडेंट कितने? 100। सॉल्व करेंगे 35 के 35, कितना बचा? 55 करने का, जीरो। फिर 35 के 35 बचा कितना? 14। 35 दूना 70, नहीं 35 को 140 गुणे 100 कितना आएगा? 10, 1,14,100। ठीक है, कितने अपीयर स्टूडेंट हुए थे? 14, 1,14,100 आंसर। आंसर। अगला प्रश्न, 420 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में प्रत्येक विद्यार्थी 5 विषय पढ़ता है। ये 400 विद्यार्थी हैं कॉलेज में, उसमें प्रत्येक यानी प्रत्येक स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, यानी प्रत्येक स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट पढ़ता है। इसे मान लो प्रत्येक एक स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो प्रत्येक विषय 60 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाता है। तो कुल पढ़े गए विषयों की कुल संख्या, प्रत्येक विषय 60 विद्यार्थी, 420 लोग हैं विद्यार्थी, उसमें प्रत्येक विषय 60 विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी एक विषय पढ़ते हैं, तो यानी कि 420 यानी 6 सत्ते पहले, यानी कि 7, टोटल 7 विषय पढ़ी जाती हैं, 7 विषय पढ़ी जाती हैं, 7 विषय पढ़ी जाती, प्रत्येक स्टूडेंट एक यानी कि 5 विषय पढ़ता है। ठीक है, नहीं 7 विषय यहाँ पे ऐसे पढ़ी जाती हैं। निकालना है तो कुल पढ़े गए विषयों की संख्या, यानी कि एक विद्यार्थी 5, 7 गुणे 35, टोटल 35 विषय पढ़े जाते होंगे। इनफैक्ट 35 सब्जेक्ट पढ़े जाते होंगे, कुल पढ़े गए विषयों की संख्या 35। अगला प्रश्न, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, 4 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 3.5 गुणे 3.5, पॉइंट हटाएं जीरो बढ़ाएं, पॉइंट हटाएं जीरो बढ़ाएं, 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22। ठीक है, नहीं कितना बचा? 4 गुणे 11, यहाँ सॉल्व करें 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 गुणे 7/2, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 की 154। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 25 है। रघुवीर जो है 12 टेस्टों में पर कितने अंक प्राप्त किए? 25। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 25 गुणे 12, यानी कि 12 विषयों में टोटल प्राप्त अंक कितने? 25 गुणे 12, 25 25, 25 के 25 5 30, टोटल अंक कितने प्राप्त किए? 300। रघुवीर ने टोटल अंक कितने प्राप्त किए? 300 लिखा। रुमीला को अब तक की औसत 23 है, लेकिन उसने 8 टेस्ट दिए, 8 टेस्ट का औसत कितना? 23। तो रुमीला द्वारा 8 सब्जेक्ट में कितने अंक प्राप्त हुए? 8 गुणे 23। सोल्व करने का 24, 16 और 2 18, इनके 184 अंक रुमीला ने अब तक प्राप्त कर ली। आगे रुमीला को रघुवीर की औसत अंक के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्टों में कितना औसत अर्जित करना चाहिए। तो पहले कितने अंक प्राप्त करने वो देख लेते हैं। 300 प्राप्त करने, अब रुमीला को अब तक के मिले कितने? 184। बाकी कितने बचे उसमें माइनस करते हैं। 10 में से 4 गए 6 बचा, 9 में से 8 गए 1 बचा, यहाँ 1 यानी कि 116 अंक अभी भी रुमीला को प्राप्त करने काहे के लिए रघुवीर के बराबर पहुँच जाए। कितने सब्जेक्ट में? 4। कितने अंक प्राप्त करने? 116। कितने सब्जेक्ट में? 4। ठीक है, नहीं बिकॉज 4 9 36, लास्ट में 6 काटेंगे, 4 दूनी 8, कितना? 36, 4 9 36 29, ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। यानी कि अमाउंट हमें दिया कितना? 6655 निकालना के प्रिंसिपल निकालना है। राइट कि नहीं? 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10/100 फ्रैक्शन नहीं जानते तो इसे 10 से कहते 10 में 100। नहीं कोई राशि पहले साल 10 से 11, यानी प्रिंसिपल है अमाउंट है 10 से 11 हो जा रही पहले साल, दूसरे साल फिर से 10 से 11, तीसरे साल फिर से 10 से 11, यानी कि 10 दाम में 1000 से कोई राशि 11 का क्यूब 1331 हो जा रही है। निकालना के प्रिंसिपल यानी कि 1000 की वैल्यू, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? नहीं तो डिवाइड ऑप्शन ए हो सकता है, क्योंकि यही डिवाइड हो रहा है। तो ये निकाल लेते हैं। 1331 की वैल्यू कितनी थी? 6655। किसकी वैल्यू? 1331 की। कितनी बार जाएगा? 5 बार, 5 के 5 5 15,
5 से 15 एक 16, 5 के 5 और एक 6 5 बार। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 निकालना कि प्रिंसिपल इनकी 1000 की वैल्यू गुणे 5 यानी कि 5000 आंसर। अगला प्रश्न, यदि 330 पेंसिलों को राजेश सुरेश और चंदन के बीच क्रमशः 1/4 तो राजेश सुरेश और चंदन 1/4 2/3 और 1/3 के अनुपात में विभाजित करना है तो चंदन का कितनी पेंसिलें मिलेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके हर के एल्सियम से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके एल्सियम 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 तो कितना आएगा 4 3 12 3 चौक 12 4 दूनी 8 3 चौक 12 यानी कि राजेश सुरेश और चंदन के बीच डिस्ट्रीब्यूट होने वाली पेंसिलों का अनुपात कितना हो जाए 3 8 और 4 टोटल 8 3 11 4 15 यानी 15 पेंसिलें बांटी जाएंगी तीनों में। इसकी वैल्यू कितनी थी 330। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 दूना 30 15 दूना 30 यानी 22 निकालना क्या है चंदन को कितनी पेंसिल में चंदन को कितनी 4 मिली 4 1 यूनिट की वैल्यू 22 4 की वैल्यू 22 गुणे 4 यानी कि 88 यूनिट आंसर सॉरी 88 पेंसिल आंसर। अगला प्रश्न को हल करें। पहले मल्टीपल 25 को 100 पॉइंट के बाद 5 अंक यानी कि 0.00100 इसको सोल्व करते हैं माइनस करना पड़ेगा माइनस का 370 सॉरी 720 कितना था माइनस वाला बड़ा था उसको पहले माइनस का 0.72 इस पर 0 लगा लेते कितना करना 8 प्लस 374 माइनस का बड़ा तो साइन माइनस का तो माइनस हो जाएगा 10 में से 4 गए 6 बचे 11 में से 4 7 गए 4 बचे 6 में से 3 गए 346 माइनस का 346 इसमें क्या करते हैं माइनस करते कितना माइनस 346 सोल्व करते हैं इसको -346 2 0 सॉरी लगाओ हाँ 5 अंक में बना लो 346 2 0 लगा लो कितना माइनस करते हैं 8 करना है जी पॉइंट 0.00 ठीक है नहीं कितना 8 करना है इसमें देखो इतना सॉल्व करते हैं 0 से 0 0 0 0 0 6 और 1 5 ठीक है नहीं 4 4 यहाँ पे 3 ये पॉइंट माइनस का बड़ा था माइनस का साइन यानी 0.345 आंसर 0.345 आंसर। अगला प्रश्न, एक लैपटॉप को 25% की छूट के बाद 65,520 में बेचा जाता है तो लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या करें। अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस मान लेते हैं 100 था तो इसमें 25% की छूट दी गई 25%। 100 पर 25 पर मतलब 25 की छूट दी कितने में बेची गई 75 में 75 में बेची जिसकी वैल्यू दी हमें किसकी एसपी कितना आ गया 75 75 की वैल्यू हमें थी कितनी 65,520 किसकी वैल्यू 75 की निकालने की अंकित मूल्य मार्केट पे 100 की वैल्यू निकालनी गुड़े 100 की वैल्यू निकालनी है 25 थे 75 25 चौको 100 3 से कट 3 दूनी 6 3 के 3 3 अठे 24 3 चौक 12 गुड़े 2 गुड़े 4 4 शून्य 4 चौक 16 लास्ट में 60 इसमें 60 इसमें नहीं 2 अंक हो सकते हैं तो आगे देखते 4 शून्य 4 चौक 16 4 अठे 32 एक 360 किसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ठीक है नहीं। आज के लिए बस इतना ही बाय बाय टेक केयर पढ़ते रहें अच्छे से बेस्ट ऑफ लक।